फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पॉलिटी घटना चक्र का 2025 का लेटेस्ट जो है बुक है, इसका पहले का जो नागरिकता तक चैप्टर था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए, जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पे मिल जाएगा सारे वीडियो, उसको देखिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक इस जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार, ठीक है। और मूल अधिकार थोड़ा सा लंबा है तो कोई बात नहीं, इसको फिर भी हम लोग को कंप्लीट करना है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं मूल अधिकार। नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी, ठीक है। तो भारत के संविधान को सम्मिलित करने की आकांक्षा नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले 1928 में हुआ। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित है। तो पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार हैं जिनको आर्टिकल का बात करें तो 12 से 35 के अंतर्गत निहित कर दिया गया है। और ये 6 मौलिक अधिकार में एक एक अधिकार के लिए 2-4 जो है आर्टिकल दिए गए हैं, उसको भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है, अर्थात मौलिक अधिकार पूर्णतया नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 352 क्या कहता है कि 352 के तहत अगर आपात की उद्घोषणा होती है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359, अगर 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात है, तो अगर राष्ट्रीय आपात होती है, लगती है, राष्ट्रीय आपात क्या लगता है, 3 आपात का, 352, 356, 360। 352 राष्ट्रीय, 356 राज्य में जो राष्ट्रपति शासन होता है, और फिर 360 वित्तीय आपात है। तो अनुच्छेद अगर राष्ट्रीय आपात लगेगी तो 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकेगा। तब जाकर के मूल अधिकार का निलंबन होगा। कब? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल हो भी, सभी का नहीं, कुछ। और किस आर्टिकल के तहत? 358 और 359 के तहत। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य, वाद योग्य, मौलिक अधिकार को न्याय योग्य और वाद योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। न्याय योग्य और वाद योग्य। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 थे। कितने थे? 7 थे। एक संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया। तो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना जो है अमेरिका के अधिकार बिल की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका संरक्षित करेगी। संविधान के अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता हो या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाए। इस रूप में जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 क्या करता है कि विधान सत्ता पे नियंत्रण लगाता है, ठीक है। विधान सत्ता पे नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है, जो कि आगे लिखित हैं। देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर, जैसे क्षेत्रवाद, भाषावाद सब चल रहा है ना, तो उस आधार पर भी विभेद नहीं करना है, ठीक है। आर्टिकल 14 के तहत आर्टिकल 15 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात कि अनुच्छेद 15 जो है कि नहीं, थोड़ा सा उल्टा हो गया। अनुच्छेद 14 में विधि के समय समानता है, 15 में है ये चीजें, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार विभेद। और वहीं 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसर की समानता, अर्थात किसी भी जैसे कि नियुक्ति कोई होती है, कोई भर्ती है, कोई प्रक्रिया है, तो इसमें आपको सभी को समानता के अवसर होना चाहिए। आर्टिकल 16 के तहत अस्पृश्यता और छुआछूत का जो अंत है वो 17 के तहत। 17 और 15 लगभग एक जैसा ही है, माइनर डिफरेंस है, क्योंकि 17 में छुआछूत है तो छुआछूत भी वही जात बेसिस पे एक्चुअली होती है।
वो सभी धर्मों में नहीं है, तो इसलिए 17 में हो जाता है। और जो 15 है उसमें किसी भी प्रकार से जो विभेद है वो उसका किसी भी प्रकार का विभेद को हटाया गया आर्टिकल 15 में। वहीं उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है और अनुच्छेद 19 से 22 तक का स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित है। ठीक है, 19 से 22 स्वतंत्रता। 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलावा 6। अनुच्छेद 19 के एक क में प्रावधानित वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके साथ ही समाचार पत्रों की भी स्वतंत्रता निहित की गई है 19 एक क के तहत कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक निर्णय में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 एक क में प्रदत्त वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। अर्थात 19 के एक क में समाचार की स्वतंत्रता है। इसके अलावा वाक अभिव्यक्ति की बात विचार अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है और सूचना के अधिकार को भी इसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णय में रखा गया। संविधान के अनुच्छेद 19 के एक ख में क्या है कि शांतिपूर्वक कहीं भी बिना हथियार लिए सम्मेलन किया जा सकता है। तो शांतिपूर्वक सम्मेलन करने के लिए ख में और ग में है कि कोई भी संघ या संगम बनाया जा सकता है या सहकारी सोसाइटी कोई भी व्यक्ति बना सकता है, उसको स्वतंत्रता है कि वह संघ बनाए, वह संगम बनाए या सहकारी सोसाइटी बनाए। वहीं घ के बात करें 4 का डी का, तो ये चारों क्षेत्रों में, तो वहीं 19 के घ में है कि जो है राज्य क्षेत्र में 4 से चारों तरफ सर्वत्र आवाज संचरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के एक के अंग या 5 में कहता है, ई में कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, वहां पे अपने प्रॉपर्टी बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। वहीं 19 के एक के 6 अर्थात कि एफ कहता है, एफ नहीं, एफ तो हटा दिया गया है, जी, ठीक है, एफ हटा दिया गया है, जी में अंग, यहाँ पे देखिए अंग के बाद च आना चाहिए लेकिन च को हटा दिया गया अर्थात कि एफ को हटा दिया गया। 19 के एक के जी के तहत कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार कर सकता है, कारोबार कर सकता है, उसको स्वतंत्रता है। तो ये 6 प्रकार की हो गए। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 के एक के च अर्थात कि एफ को, ठीक है, 19 के एक के एफ को, 19 के एक के एफ को जो है वो हटा दिया जाता है, ठीक है, उसको लोप कर दिया जाता है। अनुच्छेद 19 के एक के क से लेकर के 6 तक अर्थात कि ए से लेकर के जी तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पे 19(2) से लेके 19 के 6 तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 का संबंध क्या है? तो अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको किस तरह से बचना है, दोष सिद्धि होगा, तो उसके लिए 3 नियम है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि जिस टाइम वो अपराध करता है उस समय जो कानून बना होगा उसके तहत ही सजा मिलना चाहिए। अगर एक बार कोई कोई भी क्राइम होता है उसका मात्र एक ही बार सजा होगा। तो इस तरह से जो है वो 3 तरह का अनुच्छेद 20 में दिया गया। आगे हम लोग पढ़ लेंगे। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, जीवन का अधिकार है। एवं 21 की क में जो है शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है अनुच्छेद 22 में। अर्थात अगर गिरफ्तार होते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको जज के न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना होगा, पुलिस को कारण बताना होगा आपको। इसके अलावा आपको अपने मन पसंद का वकील रखने की भी अनुमति होगी, अनुच्छेद 22 कहता है। अर्थात गिरफ्तारी और निरोध, गिरफ्तारी के समय आपके क्या क्या अधिकार है वो चीजें बताता है 22 की। गिरफ्तार कोई व्यक्ति हो रहा है तो उसको उस टाइम क्या क्या अधिकार है 22 के तहत बताया गया। वहीं 20 के तहत बताया गया है कि अपराध अगर कोई कर दिए तो उस अपराध के लिए वो किस प्रकार से सजा मिलेगी, क्या क्या सजा मिल सकता है, इसका भी प्रावधान 20 में किया गया है। वहीं गिरफ्तारी वाला 22 में, ठीक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो होता है वो 14 वर्ष से कम आयु के बालक जो हैं उनको कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है। कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने की उम्र है, क्योंकि स्कूलिंग जो है हमारी फ्री में सरकार
14 साल तक देती है, 10 क्लास तक। जबकि अनुच्छेद जो 23 है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। तो दुर्व्यापार मतलब कि मानव का बच्चों से बलात् श्रम, बच्चों से श्रम नहीं करा जा सकता, उस पर रोक है। और दुर्व्यापार करना अर्थात कि उसका मिस यूज बच्चों का नहीं करना है, ठीक है। और वहीं 14 से कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो बालक कारखाना खनन ये सब रहेगा, तो 24 में, ठीक। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। कब? तो 55 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित किया गया है। उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जीवन साथी चुनने के भी अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में, ठीक है, उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया। तो आर्टिकल 21 का विस्तार करके वहां पे शिक्षा को भी शामिल किया गया। किस मैटर में? तो 1993 में उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार भी समाहित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। आर्टिकल 25 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता भी देता है कि धार्मिक कार्य जैसे कोई भी फेस्टिवल या कुछ भी मनाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक जनसमूह पार्टिसिपेट करती है, तो उसका प्रबंधन की भी स्वतंत्रता है। जबकि अनुच्छेद 29 जो है 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है। 29 जो है अल्पसंख्यक वर्ग के हित के लिए और 30 जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग जो होंगे उनकी शिक्षा संस्थान और स्थापना प्रशासन से ही संबंधित है, ठीक है। तो जैसे 25 था धार्मिक स्वतंत्रता था और 26 था कि आप अपना प्रबंधन कर सकते हैं, धर्म का जो भी है आयोजन कर सकते हैं, ठीक है, वो 26 था। उसी प्रकार से 29 और 23 है। ये 29 अल्पसंख्यक के लिए हो जाते हैं और 30 हो जाता है उनका अल्पसंख्यक का हित का संरक्षण, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था प्रशासन भी है, अर्थात उनके हित में यही सब आएगा ना, शिक्षा प्रशासन। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978। तो 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 के के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। 32वें संवैधानिक उपचार मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद जो 32 है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट तथा 226 के तहत हाई कोर्ट को शक्ति दिया गया है। तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जो है उसको संविधान मूल अधिकार का जो है न्यायिक संरक्षण का अधिकार है, अर्थात के मूल अधिकार का कोई भी व्यक्ति कोई भी संस्था या सरकारी क्यों ना हो उल्लंघन करती है किसी व्यक्ति का, तो उसके खिलाफ जो है एक्शन कौन ले सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार जो 19 का 1 का एफ था उससे हटा करके 300 के क के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। 300 के क सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु आर्टिकल 32 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी कर सकते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं, ठीक है, प्रदेश या रिट जारी कर सकते हैं। बंदे प्रत्यक्षीकरण इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश भी दे सकता है कि उसे छोड़ दो, गलत तरीका से गिरफ्तार नहीं करो। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश यह तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी
अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो अगर वो कोई सरकारी पदाधिकारी अधिकारी काम नहीं करता है, जिससे व्यक्ति के किसी प्रकार का जो मौलिक अधिकार हनन हो रही है, तो उसको परम आदेश दिया जाता है कि जाओ अपना काम को सही से निर्वहन करो। प्रतिषेध नाम से पता चल रहा है कि नहीं होना चाहिए, मना है। तो जब कोई भी निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करता है, अर्थात कि जैसे मूल अधिकार पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है निचली अदालतों को अर्थात सेशन कोर्ट को, लेकिन वो फिर भी उस पर सुनवाई कर रहा है, तो ऊपर की अदालत जो होती हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध जारी करती हैं कि रुक जाओ, कोई भी इस पे जजमेंट पास नहीं करो, उससे पहले इसको हैंड ओवर करो। ठीक है। अधिकार परीक्षा। तो जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसपे उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ठीक है, कोई हक ही नहीं है उसका, फिर भी उसको नियुक्त कर दिया गया, तब न्यायालय क्या करती है, अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है कि आपका अधिकार नहीं है, आप गलत तरीके से इस पे आ गए हैं, तो उसको अधिकार परीक्षा के तहत रोक दिया जाता है। ठीक है। कानूनी हक जिसका नहीं होता है। उत्प्रेषण। प्रेषण मतलब क्या है, प्रेस करना, जैसे कि अपर को भेजना। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। तो वही बात हो गया ना, जब को निचली अदालत या जिस तरह से प्रतिषेध था कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है निचली अदालत का, फिर भी वो कर रहा है, तो उसको प्रतिषेध सीधे सीधे हो जाती है, मना हो जाती है। और उत्प्रेषण कहता है कि चलो ठीक है, अब ये तुम्हारा तो अधिकार था नहीं, कुछ किए नहीं, तो न्यायालय क्या कहता है कि जो भी मामले तुम्हारे पास है उसको लेकर के हमारे पास भेज दो, अर्थात ऊपर की अदालत को भेज दो, या फिर जो भी अधिकारी है उनको भेजो। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा शासन आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद जो 358 और 359 था, दोनों के तहत मौलिक अधिकार निलंबित था। तो 358 में कौन सा अधिकार होगा, तो इसके तहत आर्टिकल 19 को वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है। तो जैसे ही आपातकाल रहेगा राष्ट्रीय, उस टाइम 19 वाला जो है, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के घूमने की स्वतंत्रता, मीटिंग करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सारी, और कहीं भी घूमने फिरने बसने, क्योंकि उस समय तो कर्फ्यू जैसा स्थिति हो जाती है, तो वो सारी स्वतंत्रता जो है वो निलंबित हो जाता है। ठीक है। 19 का अनुच्छेद 358 के तहत। वही अनुच्छेद 20 और 21 जो है, ठीक है, 20 और 21। 20 में क्या था कि अपराध के लिए दोष सिद्धि था, और 21 था कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो ये दोनों को छोड़ करके जो अन्य मूल अधिकार है उसको निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, आर्टिकल 359 के तहत। अर्थात कि जो 20 और 21 अर्थात प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, शादी वगैरह, जीवन साथी वगैरह, जो भी चीजें उसमें अपना मूल जो है ना एक इंसान को होनी चाहिए, वो सारी 21 को है। और 20 में क्या है कि दोष सिद्धि है। ठीक है। दोष सिद्धि अपराध के लिए, अर्थात कि अगर आप अपराध करेंगे तो आपके साथ उसी तरह से बिहेव किया जाएगा जैसे पहले किया जा रहा था। अर्थात आप जब क्राइम करेंगे तो आपको उस क्राइम के लिए उस टाइम जो कानून होगा उसी के तहत सजा मिलेगी, एक बार से ज्यादा नहीं मिलेगी सजा। ठीक है। अगर एक बार कोई क्राइम करते हैं तो उससे ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। और था कि खुद के विरुद्ध आप अपना गवाही नहीं दे सकते हैं, कि किसी का प्रेशर या दबाव में आकर के अपना खुद ही गवाही दे रहे हैं कि हाँ हाँ हमने गलत किया या कुछ भी। तो ये सारी चीजें जो है मैटर, इसको मतलब आपको इसकी आजादी मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा प्राण और दैहिक या केस की भी मिलेगी, और इसको छोड़ के बाकी सभी जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो निलंबित कर सकता है। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के तहत के 44वें संशोधन के बाद जो 20 और 21 अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो 44वां संशोधन होता है, उसके बाद कहा गया है कि 20 और 21 जो है इसके अंतर्गत जो भी
मूल अधिकार उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति भी चाहे तो नहीं कर सकता 359 के तहत। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के निर्णय से यह अभी निर्धारित किया कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड जो है अनुच्छेद 14, 19, 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब मामले में कहता है सुप्रीम कोर्ट की अगर मृत्यु कारित कोई किसी की वजह से कोई मृत्यु कोई कर दिया तो उसके लिए जो मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड है वह जो है मौलिक अधिकार का हनन नहीं है और संवैधानिक भी है कि इस आर्टिकल के तहत तो एक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, 19 का स्वतंत्रता और विधि की समझ समानता 14 के स्वतंत्रता के तहत। अब इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी भी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को सुनिश्चित करता है? तो यह जगह शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका कमिटेड जुडिशरी से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार या सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकते। शक्तियों का केंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचनाओं में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णय क्षमता को संकेंद्रित करता है जिससे तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है। शक्तियों का केंद्रीकरण जो है वो लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णय क्षमता को संकेंद्रित करता है जिससे तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है और नागरिकों की स्वतंत्रता भी प्रभावित होती है। निर्वाचित सरकार नागरिकों के प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता के संरक्षक माने जाते हैं, परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है। शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य है शासन के 3 अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के अस्पष्ट पृथक्करण से। तो शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य है कि 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग हो। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा इसका निरोध किया जाता है और इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है एवं तानाशाही प्रवृत्तियों की समुचित रूप से रोकथाम संभव है। अतः शक्तियों का पृथक्करण ही किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? तो फर्स्ट है स्टेटमेंट कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928, तो ये वाला सही हो जाएगा। बाकी भारत सरकार अधिनियम 1935 ये गलत है। अगस्त प्रस्ताव ये दोनों का दोनों गलत है, ठीक है। भारतीय संविधान मूल अधिकार को सम्मिलित करने का समर्थन जो है नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो कौन कहे थे ये कहते डॉक्टर एस राधाकृष्ण। तो मूल अधिकारों का पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने कहा था कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। मौलिक अधिकार क्या है? वाद्य योग्य है कि अवाद्य योग्य? तो वाद्य योग्य है। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारिता करने के लिए वाद्य योग्य और अवाद्य योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार जो है वाद्य योग्य है और डीपीएसपी जो है वो अवाद्य योग्य है। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है संविधान में उल्लेखित है, बिल्कुल। इसके अलावा
यह प्रजातांत्रिक होता है, ये गलत बात है। यह लोक कल्याणकारी नहीं तो डीपीएसपी होता है। यह व्यक्ति जो है व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल, एक हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार की आवश्यकता होती है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बनाता। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बनाता। तो ये हो जाएगा 145 और सी आंसर। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान ही संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित रखने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी। उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। व्यक्तित्व विकास के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इनका उल्लंघन नहीं करे। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास जो है वो संभव नहीं हो पाता है। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को क्षीण या समाप्त नहीं किया जा सकता। तो यह 13 में यह भी प्रावधान किया गया कि मौलिक अधिकार को चाहे कोई भी अध्यादेश लाइए, कोई भी अधिनियम लाइए, कुछ भी एक्ट लाइए, उसको कम या फिर समाप्त नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार बना ही रहेगा। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबंध है, न कि अधिकारों से। इसलिए प्रजातांत्रिक जो लोक कल्याणकारी अवधारणा है ये डीपीएसपी संबंधित है, न कि अधिकार से, और यह शासन प्रक्रिया है। ठीक है, कि जो सरकार है वो लोग कल्याणकारी कार्य करेगा कि नहीं, प्रजातांत्रिक है कि नहीं है, वो उसकी चॉइस है। लेकिन मौलिक अधिकार हर व्यक्ति का अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्य की रीति के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 और 359 के तहत आपात स्थिति में इसको निलंबित किया जा सकता है। 358 के तहत आर्टिकल 19 जो है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वहीं 359 में जो राष्ट्रपति हैं वो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। तो बिल्कुल सही बात है। मौलिक अधिकार जो है वो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी जैसी ही तो है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। मौलिक अधिकार जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो ये भी कथन सही है। ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो बिल्कुल ये कथन गलत हो जाएगा। भारत में मौलिक अधिकार जो है राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की ही भांति है। जहां तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रश्न है, तो ये संविधान के प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 की डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी नियम कानून बनेगा लेकिन मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया कि संघ या राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकार को छीनता हो या न्यून करता या कम करता। यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ठीक है, कानून के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार करता है। वह अनुच्छेद 245 जो है केंद्र और राज्यों के बीच बनाई गई विधियों का विस्तार है। 245 जो है वो केंद्र राज्य के बीच जो विधि कानून बनते हैं उनका विस्तार है। ठीक है, 245।
326 कहता है कि लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर की जाएगा। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार 326 और 324 से पता है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और 326 कहता है वयस्क मताधिकार और 245 कहता है केंद्र और राज्य के मध्य बनाई गई विधियों का विस्तार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में कहां से कहां तक है? तो ये 14 से लेकर 18 तक है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा वर्णित है, जिनमें 14 है विधि के समता, 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद, 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 17 अस्पृश्यता का अंत और 18 है उपाधियों का अंत। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत है? तो वही है आर्टिकल 14 विधि की समता। 2, 3, 4 तो समानता का अधिकार भारतीय संविधान के समानता का अधिकार है तो 14, 15, 16, 17 और 18। अनुच्छेद 13 जो होता है वो मूल अधिकारों से असंगत या जिसका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तथा शून्य होने की से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है? तो अनुच्छेद 14 जो है विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण। संविधान का अनुच्छेद 14 विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाता है अर्थात यह कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समय समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी सब पर यह अधिकार लागू किए जाएंगे कि न्याय के नजरों में सब बराबर है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समय समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 में। ठीक है, कानून के समय समानता है अनुच्छेद 14 में। संविधान के अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है तो अनुच्छेद 14 में है। समान संरक्षण भी 14 में है। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो यह आर्टिकल 14 का करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह विधि के शासन रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र हो। अतः कानून को लागू करने के मामले में कोई भी विधान जो किसी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अविहित विधि के शासन का उल्लंघन करता है। तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इसका क्वेश्चन आंसर जो है ना उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर के साथ।